फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज स्पेनिश थ्रिलर टीवी सीरीज रेड क्वीन सीजन 1 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसे देख लें। अब हम एंटोनियो और जॉन को देखते हैं जो रोमन के घर जाते हैं। तो एंटोनियो चुपके से उसके घर के अंदर दाखिल होती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देते हुए वो रोमन के रूम तक पहुंच जाती है और रोमन के रूम का बेल बजाती है। जब रोमन दरवाजा खोलता है तो एंटोनियो उसे बोलती है, ना तो मेरे पास ना ही तुम्हारी बेटी के पास टाइम है, तुम मुझे बस इतना बता दो कि इज़ीकिल ने तुमसे क्या मांगा था। इतने में एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो एंटोनियो को पकड़ लेता है और रोमन भी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक जर्नलिस्ट जो जॉन का पीछा करता हुआ रोमन के घर के बाहर खड़ा होता है और दूर से जॉन पर नजर रखता है। जैसे ही गार्ड एंटोनियो को पकड़कर नीचे लाते हैं तो जॉन को गुस्सा आ जाता है और उसकी गार्ड से हाथापाई शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो जर्नलिस्ट अपने मोबाइल से दूर से ही इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर पारा वहाँ आ जाता है तो एंटोनियो उसे बोलती है कि किडनैपर को पैसा नहीं चाहिए, वो पब्लिक कॉन्फ्रेंस चाहता है और हमें ये जानना है कि वो क्या है। लेकिन इंस्पेक्टर पारा जॉन को गद्दार बोल देता है और जॉन गुस्से में आकर उस पर हाथ उठा देता है, उसको थप्पड़ मार देता है और इस घटना को वो जर्नलिस्ट दूर से कैप्चर कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम कार्ला को देखते हैं, उसे सांड्रा के रोने की आवाज आती है। जब वो उससे पूछती है तो सांड्रा बोलती है, ये आदमी रोज मेरे साथ जबरदस्ती करता है और तुमको छूता तक नहीं, क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। तुम्हारा बाप इसको पैसे दे देगा और तुम बच जाओगी और मैं यहीं गटर में सड़ती रहूंगी। इधर हम देखते हैं एंटोनियो जॉन के साथ अपने घर से बाहर आती है और बाहर आकर एक टैक्सी को बुलाती, फिर वो जॉन को बाय करके उस टैक्सी से निकल जाती है। अभी वो थोड़ी दूर ही जाती है तो ड्राइवर को बोलती है कि लगता है हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर चुप रहता है। तो एंटोनियो समझ जाती है कि वो इज़ीकिल है। तो एंटोनियो बोलती है कि मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन इज़ीकिल एंटोनियो को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसको किडनैप कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं एंटोनियो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है। तभी एक आदमी उसको दिखता है जो काफी परेशान होता है और वो एंटोनियो की तरफ ही देख रहा होता है। तो एंटोनियो जानबूझकर कॉफी का कप अपने हस्बैंड के ऊपर गिरा देती है। जब उसका हस्बैंड वॉशरूम में जाता है तो उस आदमी से मिलती है। वो बोलती है, तुम्हारे पास 3 मिनट है, बताओ क्या बताना चाहते हो। वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को वार्निंग देना चाहता हूँ। वो अपनी जेब से एक फोटो निकालता है जो 2 दिन पहले लंदन में एक सीसीटीवी फुटेज से लिया गया था। वो कहता है, ये मिस्टर व्हाइट है और ये दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, ये दुनिया में कहीं भी और कभी भी आ जा सकता और साथ ही तुम्हारी फैमिली को भी बर्बाद कर देगा। तो एंटोनियो पूछती है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा हत्यारा हूँ। इतने में तालियां बजने लगती हैं और डांस होने लगता है। एंटोनियो का ध्यान जरा सा भटकता है, तब तक वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं एंटोनियो को होश आता है। वो अपने आप को एक रूम में पाती है। उस पूरे रूम में बहुत सारी तस्वीरें लगी होती है और साथ में कुछ बॉक्सेस भी हैंग कर रहे होते हैं। अभी एंटोनियो उन सबको समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी जॉन का कॉल आता है तो जॉन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। वो बोलती है, इज़ीकिल ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे बेहोश कर दिया था। वो अपना लोकेशन जॉन को शेयर करती है और उसको वहाँ आने के लिए बोलती है और साथ ही बोलती है कि कुछ कपड़े भी मेरे लिए लेकर आना। अब जॉन वहाँ आ जाता है तो एंटोनियो उसके साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। जब वो रास्ते में होती है वो बताती है कि मैंने कमरे में एक टैक्सी का फोटो देखा जिस पर उसका नंबर प्लेट भी था। वो किलर हमें कुछ मैसेज देना चाहता है, हमें उस टैक्सी के बारे में पता करना चाहिए। अब वो दोनों लाउरा के एरिया में पहुँचते हैं तो वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड को उस कार का नंबर बताते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मर्डर वाले दिन एक कार यहाँ पर आई थी। पहले तो गार्ड मना कर देता है, फिर वो बताता है कि हाँ वो टैक्सी उस दिन आई थी और उस दिन यहाँ पर एक पार्टी भी थी। तो एंटोनिया बोलती है, हमें तो किसी पार्टी के बारे में नहीं बताया गया। तो गार्ड बोलता है कि हमें ये सब बताने से मना किया गया था। वो गार्ड बताता है कि वो कार उस रात 3:17 पर इस सोसाइटी में एंटर हुई थी। तभी वहाँ दूसरा गार्ड आता है और वो उस रजिस्टर को छीन लेता है। वो उनसे बोलता है कि पहले आप वारंट लाइए, फिर आपको जानकारी मिलेगी। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं एंटोनियो एक कसिनो में खेले जाने वाले गेम का वीडियो देख रही होती है और थोड़ी देर बाद उनकी कार एक कसिनो के सामने रुकती है। तो एंटोनियो जॉन से बोलती है कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आती हूँ। और एंटोनियो थोड़ी देर में बहुत सारे पैसे लेकर आती है और जॉन को बोलती है कि दोबारा वहीं चलो उस गार्ड से मिलने के लिए। अब वो दोनों दोबारा उस गार्ड के पास जाते हैं और उन्हें पैसों का लालच देते हैं और बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें उस रात का सीसीटीवी फुटेज देखना है। अब इतने ढेर सारे पैसे देखकर गार्ड सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए एग्री हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखते समय एंटोनियो का तेज दिमाग हर कार को अच्छे से महसूस कर रहा था। वो हर चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी। तो गार्ड से बोलती है कि 3:17 पे जब वो कार एंटर होनी थी उस टाइम तुम्हारी रिकॉर्डिंग में कुछ ग्लिच है। और वो गार्ड को ये भी बताती है कि तुम्हारे कैमरे को हैक करके इसमें छेड़छाड़ की गई है। अब गार्ड उस कैमरे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक और थर्ड डिवाइस लगाई गई थी जो कि उस कैमरे का पार्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ किसी ने उस कैमरे के साथ छेड़छाड़ किया था। वो दोनों अब उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलते हैं। वो बताती है कि उस समय उस कार में 2
दो लोग बैठे थे। तभी जॉन बोलता है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और पूरा दिन तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप लोग अपना काम करो। तो एंटोनियो भी जॉन के साथ चली जाती है। वो जॉन के घर जाती है और उसके माँ के साथ बैठकर डिनर करती है। दूसरी तरफ पुलिस को वो टैक्सी मिल जाती है जिसकी पूछताछ कल जॉन और एंटोनियो उस सिक्योरिटी गार्ड से कर रहे थे। अब इंस्पेक्टर पारा अपने जूनियर के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि डिग्गी में कार्ला का एक सैंडल रखा होता है जिसपे कुछ घास चिपकी होती है। इन सब चीजों से किलर कुछ मैसेज देना चाहता था। तो इंस्पेक्टर पारा अपनी टीम से बोलता है, इस कार की बारीकी से जांच करो, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलता है क्या। वहीं जॉन और एंटोनियो एक टैटू पार्लर में जाते हैं और वहाँ पर काम कर रही लड़की को इज़ीकिएल के हाथ का वो टैटू दिखाते हैं। तो लड़की बोलती है, हाँ ये टैटू मेरे फादर ने बनाया था। फिर अपना एल्बम लेकर आती है और उन्हें उस टैटू का इमेज दिखाती है। वो बताती है, एक साथ 4 लोगों ने टैटू यहाँ बनवाया था, लेकिन हमारे पास उनका ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रिकॉर्ड है। तो एंटोनियो और जॉन उसके डैड से मिलते हैं। हालांकि उसके डैड बीमार थे और पूरी तरह से पैरालाइज थे। तो वह एक व्हील चेयर पे बैठा होता है। एंटोनियो जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये टैटू तुमने बनाया था। तो वो अपने आंखों से इशारा करके बताता है हाँ। फिर वो एंटोनियो से उसी भाषा में बात करता है। वो पलकों को बार बार झुकाकर इशारा करता है और एंटोनियो उसके पलक के झपकाने के हिसाब से इंग्लिश के वर्ड तैयार करती है। तो बताती है कि NBQ। वो बताती है कि 1997 में एक पुलिस का बैच था जिसमें सिर्फ 4 लोग ही एग्जाम को पास कर पाए थे। उनमें से एक बम ब्लास्ट में मारा गया, दूसरे की मौत कैंसर से हुई और तीसरा शख्स जर्मनी में रहता है और मर्डर की रात वो एक टीवी शो में था। तो इसका मतलब बचा हुआ चौथा ही किलर है। अब जॉन और एंटोनियो उसके घर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक अंधा आदमी मिलता है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले उस टैक्सी पर मिले फिंगरप्रिंट की मदद से उसके घर का एड्रेस निकालते हैं। तो इंस्पेक्टर पारा बोलता है कि हमें हमारा किलर मिल गया, चलो चलते हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ के लिए निकलता है और इधर एंटोनियो उस अंधे आदमी से उस टैटू के बारे में पूछती है। तो बताता है कि 4 लोगों ने वो टैटू बनवाया था जिसमें से 2 मारे गए और एक जर्मनी चला गया और चौथा फरहादो तो गायब ही हो गया। वो बताता है कि फरहादो की बेटी की मौत के बाद फरहादो काफी दुखी रहता था। वो बहुत दिनों तक उसके गम को भुला नहीं पाया और इस वजह से उसे कुछ दिन मेंटल हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। वो बोलता है कि वो पहले दिमाग का बहुत शातिर था, खतरनाक से खतरनाक प्लान बनाया करता था। एक सुरंग के धमाके में उसकी मौत हो गई, लेकिन आज तक किसी को उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। वो जैसे गायब ही हो गया। अब एंटोनियो और जॉन उसके घर से बाहर आते हैं तो एंटोनियो इंस्पेक्टर पारा को कॉल करती है और बताती है उस आदमी का नाम फरहादो है। दुनिया की नजर में वो मारा जा चुका है, लेकिन आज तक उसकी डेड बॉडी किसी को नहीं मिली। वहीं इंस्पेक्टर पारा भी बोलता है कि हाँ हमें पता है उसका नाम फरहादो है और उसके घर की लोकेशन हमें मिल चुकी है, हम सब वहीं जा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब एंटोनियो जॉन से बातें करती है, उसको बताती है कि उन्हें फिंगरप्रिंट की सहायता से उसके घर का लोकेशन मिल गया है। अब वो लोग वहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, इतना शातिर किलर अपने फिंगरप्रिंट्स उस टैक्सी में कैसे छोड़ सकता है। उसने मुझे भी किडनैप किया लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया। इसके पीछे कुछ तो गेम है जो हम समझ नहीं पा रहे। अब वो दोनों मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर से मिलते हैं और फरहादो के बारे में पूछते। तो डॉक्टर बोलता है कि वो आदमी नर्क से भी बुरी जिंदगी जी रहा था। अब एंटोनियो उसे बोलती है कि तुम्हारे पास फरहादो की जो भी जानकारी है हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन वो डॉक्टर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देता है। तो जॉन उसको बोलता है कि जो तुम हॉस्पिटल के पीछे ड्रग्स का धंधा कर रहे हो वो सब मुझे पता है और मैं तुम्हें उसके लिए अरेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ यहाँ जानकारी चाहिए। अब वो डॉक्टर डर जाता है। वो जाता है और फरहादो की फाइल लाकर उनके सामने रख देता है। वो लोग जब उसकी फाइल को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें कई सारे अजीब सी ड्राइंग बनाई होती हैं जो फरहादो ने बनाई थी और कई सारी डायरियां भी उन्हें मिलती हैं और साथ ही उसका मेडिकल रिपोर्ट भी होता है और उन रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसे पोस्ट प्रोमोटिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था। एंटोनियो और जॉन वहाँ से निकलते हैं। तभी जॉन को उस सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है जिसे वो लोग एक दिन पहले मिले थे और वही दूसरी तरफ इंस्पेक्टर पारा अपनी पूरी टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। एंटोनियो और जॉन जब उस गार्ड से मिलते हैं तो बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। वो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि वो कार उस सोसाइटी में पहुंचने से पहले एक पेट्रोल पंप पर भी रुकी थी। तो एंटोनियो देखती है कि उस सीसीटीवी फुटेज में जो ड्राइवर है वो लड़की है जो कार के अंदर पेट्रोल भर रही होती है। अब एंटोनियो और जॉन वहाँ से निकलते हैं तो एंटोनियो जॉन को बोलती है इंस्पेक्टर पारा को कॉल लगाओ और अपनी सीट बेल्ट बांध लो। इसका मतलब अब एंटोनियो कार को फास्ट ड्राइव करने वाली थी। जॉन इंस्पेक्टर पारा को कॉल लगाता है लेकिन वह उसके फोन को कट कर देता है। अब वो दरवाजा तोड़कर उसके घर के अंदर घुसता है। उसकी पूरी टीम पूरे घर की तलाशी लेती है और इधर जॉन एंटोनियो से पूछता है कि मेरा IQ लेवल तुम्हारे इतना तो नहीं है, तो क्या तुम बताओगी कि क्या हुआ। तो एंटोनियो बताती है कि वो लड़की जहाँ खड़ी थी वो एक्चुअली में पेट्रोल नहीं भर रही थी क्योंकि उसके पीछे का टैंक तो डीजल का था और जबकि उसकी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी थी। वो जानबूझकर वहाँ खड़ी थी क्योंकि उसको पता था सामने कैमरा लगा हुआ है। और वो बताती है कि किडनैपिंग में इस्तेमाल होने वाली टैक्सी वही टैक्सी है जिसमें फरहादो की बेटी ने सुसाइड किया था, लेकिन हमें बेवकूफ बनाया गया। फरहादो की तरह उसकी बेटी ने भी कभी सुसाइड किया ही नहीं, वो भी जिंदा है और उसी ने पुलिस को कॉल करके उस टैक्सी
गैलेक्सी के बारे में बताया ताकि उन्हें वहाँ फिंगरप्रिंट्स मिल सके। इसका मतलब यह एक जाल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्लो को उन पुलिस वालों की आवाज आती है तो चिल्लाने लगती है। वो बोलती है कि मैं यहाँ हूँ। पुलिस वाले कार्लो को उस घर के हर कोने कोने में ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ हम देखते हैं किलर सीसीटीवी से उन पुलिस वालों की सारी एक्टिविटी को देख रहा था। एक पुलिस वाला कार्ला को ढूंढते हुए कमरे में जाता है। वो देखता है कि चेयर पे कोई बैठा होता है। वो उसको आवाज लगाता है कि अपने हाथ ऊपर करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं फरहादो की बेटी आती है। वो कोई और नहीं सांड्रा ही होती है। और इधर वो पुलिस वाला उस चेयर को घुमाता है तो देखता है उस पे कोई इंसान नहीं, एक स्टैचू रखा होता है। और तभी उसकी नजर वहाँ पे प्लांट किए हुए बम पर पड़ती है। अभी वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही सैंड्रा वहाँ से बटन प्रेस कर देती है और बम ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट में कई सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और बहुत सारे घायल भी होते हैं। वहीं हम देखते हैं इंस्पेक्टर पारा जो बुरी तरह से घायल होता है, उसके पैर में चोट आई होती है। तभी वहाँ जान पहुँचता है। वो इंस्पेक्टर पारा की मदद करता है और उस ब्लास्ट की आवाज कार्ला को भी सुनाई देती है। तो वो सैंड्रा से पूछती है कि क्या तुमने कुछ सुना? तो सैंड्रा बोलती है हाँ, जो लोग तुम्हें बचाने आए थे सब के सब मारे गए। इसके बाद सैंड्रा कार्ला के रूम का छोटा गेट खोलती है। कार्ला कहती है इसका मतलब तुम भी इजीकिल के साथ मिली हुई हो। तो बोलती है मैं इजीकिल के साथ नहीं मिली हुई हूँ, मैं ही इजीकिल हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। हम एंटोनियो को देखते हैं जो नहा रही होती है। तो जॉन को बोलती है कि मेरा टैबलेट ऑन करो और चेक करो कि उन लोगों ने इतना ज्यादा विस्फोटक कहाँ से खरीदा। जब जॉन उसका टैबलेट ऑन करता है तो वहाँ उसे मिस्टर व्हाइट नाम का एक फोल्डर मिलता है। तो जॉन एंटोनियो से पूछता है कि ये मिस्टर व्हाइट कौन है जिसके पीछे तुम कई सालों से लगी हो। तो एंटोनियो बोलती है वो पर्सनल मामला है। तो जॉन बोलता है अगर तुम्हारा पर्सनल है तो तुम अकेले ही काम करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो एंटोनियो जॉन को अपने बेटे के स्कूल के बाहर ले जाती है। तो जॉन उसके बेटे को पहचान लेता है। वो बताती है कि मेरा बेटा है लेकिन मेरे साथ नहीं रहता, मेरे फादर के साथ रहता है। अब वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बैठकर बातें करते हैं। तो जॉन बोलता है कि तुम्हारे पास उसकी 25,000 फाइलें हैं लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एंटोनियो बोलती है कि वो कैसा दिखता है, किस देश का है और उसका असली नाम क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानती, बस इतना ही जानती हूँ कि वो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जॉन बोलता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो? मुझे विश्वास नहीं होता। एंटोनियो बोलती है कि उसने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। लेकिन तभी उनका ध्यान वहाँ चल रही टीवी के न्यूज पर जाता है। न्यूज में वही वीडियो चल रही होती है जो इंस्पेक्टर पारा को जॉन ने थप्पड़ मारा था और वही जर्नलिस्ट टीवी में इंटरव्यू दे रहा होता है। वो बताता है कि जॉन एक करप्ट ऑफिसर है। ये वीडियो देखकर एंटोनियो बहुत गुस्सा हो जाती है। अब एंटोनियो मेंटोर को कॉल करती है लेकिन मेंटोर ने उसका कॉल ब्लॉक कर दिया था। इन सब चीजों से एंटोनियो को काफी गुस्सा आता है। वो जॉन से गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से एंटोनियो एक बिल्डिंग में जाती है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में था। वो अंदर जाती है और इलेक्ट्रिक पावर के बोर्ड को खोलती है तो उसके अंदर उसे वहाँ कैमरा, स्कैनर और सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है। वो अपना पासवर्ड डालती है लेकिन एक्सेस डिनाइड हो जाता है। वो कैमरे के सामने बोलती है कि मेंटोर मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो और मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो मेंटोर कैमरे को ऑन कर देता है और बोलता है कि तुम अब रेड क्वीन नहीं रही और हमें फैसला कर चुके हैं। तुम जाकर जॉन से पूछो। वो जानता था उस रिपोर्टर के बारे में लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। हालांकि एंटोनियो को मेंटोर की बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है ये सच नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हम सैंड्रा को देते हैं जो कार्ला के पास जाती और उससे बोलती है कि तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने तुम्हारे बाप से क्या मांगा था? तो कार्ला बोलती है कि तुम मेरे बाप से जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिलेगा। तो सैंड्रा बोलती है मैंने उसे पब्लिक कन्फेशन मांगा था जो उसने नहीं दिया। अगर वो ऐसा करता तो सच्चाई सबके सामने आ जाती और मैं तुम्हें छोड़ देता। अब अगले दिन जॉन एंटोनियो से मिलने उसके घर जाता है। तो एंटोनिया बोलती है अब मैं रेड क्वीन नहीं रही और तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जॉन वहाँ से चला जाता है और वहीं हम देखते हैं सैंड्रा रेडी होकर बाहर जा रही होती है। तो फरहादो उसको रोकता है। वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? बिना मेरे परमिशन के तुम कहीं नहीं जा सकती। तो सैंड्रा गुस्से में आ जाती है। वो अपने फादर का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ की उंगली काट देती है। अब फरहादो बहुत जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर कार्ला डर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्पेक्टर पारा को देखते हैं। इंस्पेक्टर पारा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उससे मिलने जॉन आता है। तो पारा बोलता है कि तुम मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ोगे। उसके बाद जॉन उसके पास बैठा है। तो पारा कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन उस दिन उठा लेना चाहिए था। तो जॉन बोलता है अगर तुम उठा भी लेते तब भी मेरी बात तुम नहीं सुनते। अब पारा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ढूंढो और उसे खत्म कर दो। तो जॉन हाँ बोलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सैंड्रा को। वह एक स्कूल में जाती है और सामने आने वाले हर एक आदमी को शूट करते हुए आगे बढ़ती है। फिर वो क्लास में जाती है और वहाँ के क्लास टीचर को शूट कर देती है और वहीं वो एंटोनियो के बेटे को किडनैप कर लेती है। अब हम जॉन को देखते हैं जो अपनी कार में बैठा होता है। तभी उसे रेडियो पर एक न्यूज सुनाई देती है कि स्कूल में गोलीबारी हुई। वो अपना मोबाइल ऑन करता है और उस न्यूज को देखता है कि एक ब्रिटिश एम्बेसडर पीटर के पोते को किडनैप कर लिया गया है। इधर एंटोनियो जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके फादर पहले से वहाँ होते हैं। वो अपने पोते के बारे में पूछते हैं। तो एंटोनियो बोलती है वो पिछले 3 सालों से आपके पास है तो मैं कैसे बता सकती हूँ वो कहाँ है। वो बोलते हैं कि मैं अपने पोते की
किडनैपिंग के चार्ज में तुम्हें अरेस्ट करवा रहा हूँ। अब क्या था, एंटोनियो को गुस्सा आता है, वो अपने फादर को एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। और वहीं तब तक जॉन आ जाता है। वो देखता है कि पुलिस वाले एंटोनियो को अरेस्ट कर रहे होते हैं। वो अपनी कार को भी स्पीड में ले जाता है और उसी कार से टकरा देता है जिसमें एंटोनियो बैठी होती है। सब लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन एंटोनियो कार से बाहर निकलती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर एक शॉपिंग मॉल में जाती है, वहाँ एक जैकेट लेती है, उसे पहनकर अपने सर को कवर कर लेती है। और इधर हम जॉन को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और साथ में उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था। अब एंटोनियो जब वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके पास इज़ीकिल का कॉल आता है। तो एंटोनियो बोलती है कि इस खेल के ये नियम तो नहीं थे, इसलिए मेरे बच्चे को छोड़ दो। तो इज़ीकिल बोलता है, यहाँ सिर्फ एक ही नियम है कि माँ बाप के पाप की सजा बच्चों को मिलती है। तो एंटोनियो इज़ीकिल से बोलती है, अपने साथी से तुम बात कराओ। पहले तो किलर मना कर देता है, लेकिन बार बार बोलने से फिर वो फोन सैंड्रा को दे देता है। तो एंटोनियो सैंड्रा को उसके नाम से बुलाती है। तो सैंड्रा कहती है, तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें मेरा नाम भी पता है। तो एंटोनियो बोलती है, मुझे ये भी पता है कि तुम फराहाडो की बेटी हो और तुम्हारी कभी मौत हुई ही नहीं। तो एंटोनियो उससे अपने बेटे को छोड़ने के लिए बोलती है। तो सैंड्रा बोलती है, तुम्हें या तो कार्ला को चुनना होगा या अपने बेटे को। तुम्हारे पास अब से 30 घंटे हैं, तुम डिसाइड कर लो, अपने बेटे को बचाओगी या कार्ला को बचाओगी। अब हम जॉन को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में होता है। तो उसे मिलने एंटोनियो के फादर पीटर आते हैं। वो जॉन से एंटोनियो के बारे में पूछते हैं, लेकिन जॉन पीटर को कुछ भी नहीं बताता। तो पीटर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम कार्ला को देखते हैं, जो एंटोनियो के बेटे से बात करने की कोशिश करती है। एंटोनियो का बेटा कार्ला के बगल वाले रूम में कैद होता है। वो बोलता है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। फिर वो पापा पापा चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर फरहाडो गुस्से में वहाँ आता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो कार्ला बोलती है, वो बच्चा है और बहुत डरा हुआ है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तुम चाहो मेरी जान ले लो, लेकिन उसको छोड़ दो। दूसरी तरफ एंटोनियो घायल होती है। वो उस टैटू वाली लड़की के पास जाती है। तो वो लड़की उसके चोट पर बैंडेज करती है और उसके बाद एंटोनियो वहीं सो जाती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंटोनियो वहाँ से अपना भेष बदल कर निकलती है। अब वो एक स्टोर में जाती है और गटर खोलने वाला रॉड और कुछ सामान लेकर उस अंधे फौजी के घर पर जाती है। तो फौजी एंटोनियो को उस शहर के टनल्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि पहले वहाँ ड्रग डीलर्स और आतंकवादी जैसे लोग रहा करते थे। तो एंटोनियो उसको बताती है कि मैं अपना फोन ऑन कर रही हूँ इस मैप का फोटो लेने के लिए, और मेरा फोन ऑन होने के बाद यहाँ पुलिस आएगी। एंटोनियो जॉन के घर जाती है और उसकी माँ से मिलती है। तो उसकी माँ बोलती है कि जॉन को अरेस्ट कर लिया गया और मैं उसके लिए खाना लेके जा रही थी। तो वही एंटोनियो उसको रोकती है और बोलती है कि हमें एक दवा जॉन को देनी होगी। उस दवा को खाने के बाद जॉन का बीपी लेवल थोड़ा लो होगा और जब उसे शिफ्ट किया जाएगा तो जॉन वहाँ से भाग सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं जॉन हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो भागकर बाहर आता है, जहाँ उसकी माँ एक कार में उसका इंतजार कर रही होती है। फिर जॉन उस कार में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब एंटोनिया लौरा से मिलती है और उसको बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। जो मारा गया वो तुम्हारा बेटा नहीं था, क्योंकि जो मारा गया उसकी चिन्ह पर डिम्पल है, लेकिन मैंने देखा ना तो तुम्हारी ना तुम्हारे हस्बैंड किसी की चिन्ह पर डिम्पल नहीं है, और चिन्ह पे डिम्पल होने के लिए माँ बाप में से किसी एक को होना जरूरी है, तो इसलिए वो तुम्हारा बेटा नहीं था। और वो बोलती है कि क्या टेरेसा को मालूम है कि उसका बेटा मारा गया। तो लौरा बोलती है, नहीं, मेरा और टेरेसा का बेटा देखने में लगभग एक जैसे हैं और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो किलर ने गलती से टेरेसा के बेटे का मर्डर कर दिया। तो एंटोनिया से एक गन मांगती है, तो उसको एक गन देती है। अब एंटोनिया जॉन के मोबाइल पे उस टनल का मैप भेजती है और उसको कॉल करके बताती है कि मैं उस टनल में जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे तुमने पहले मेरी मदद की, इस बार भी मेरी मदद करो। उस ईवर का एक ढक्कन खोलती है और नीचे टनल में चली जाती है। उसे टनल के सारे मैप अपने दिमाग में याद थे, तो उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन मैप को फॉलो करके आगे बढ़ता है। तो एंटोनिया जॉन को कॉल करती है और बोलती है तुम अपना लोकेशन शेयर करो। तभी जॉन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो डर जाता है। तो एंटोनिया बोलती है, डरो मत, अगर उसे हमको मारना होता तो कब का मार देता। अब एंटोनिया को आगे एक लोहे का दरवाजा मिलता है। वो देखती है दरवाजे के ऊपर तार बंधा होता है और जब उसकी नजर बगल में जाती है तो देखती है वहाँ एक बम लगा होता है। तो एंटोनिया अपने अनुमान से उस बम का एक वायर काट देती है, जिससे बम डिफ्यूज हो जाता है। वो गेट को खोलती है और आगे बढ़ती है। एंटोनिया जब आगे बढ़ती है तो उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो जॉन को बताती है कि जब इज़ीकिल ने मुझे किडनैप करके उस कमरे में बंद किया था तो वहाँ पर सिर्फ टैक्सी की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ बॉक्स जो लटक रहे थे वो सब बम के संकेत थे। यहाँ हमें कई सारे बम मिलने वाले हैं। तभी एंटोनिया देखती है कि एक बम तो उसके पैरों के पास ही होता है और इधर जॉन जब आगे बढ़ता है तो उसे आगे दीवारों पर कई सारी फोटो लगी होती हैं, जिसमें जॉन, एंटोनियो। अब हम कार्ला को देखते हैं जो अपने रूम के दीवार से एक टाइल का टुकड़ा तोड़कर निकालती है और अपने हाथों में छुपा कर रख लेती है। अब सैंड्रा को एंटोनियो की आवाज आती है, तो आवाज का पीछा करते हुए वो प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। तो वहाँ देखती है कि एक मोबाइल
मोबाइल में एंटोनियो की वॉइस की रिकॉर्डिंग चल रही होती है। वो गुस्से में आकर मोबाइल को तोड़ देती है और इधर फरहाडो एक चाकू लेता है और वो कार्ला को मारने के लिए निकलता है। वो जैसे ही गेट को खोलता है कार्ला उस पर हमला कर देती है। तो फरहाडो अपना चाकू निकालकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कार्ला वो टाइल का टुकड़ा फरहाडो की आंख में उछेड़ देती है। अब फरहाडो डर से चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। तो कार्ला उसके सीने पे बैठकर वो टुकड़ा और धंसा देती है, जिससे चिल्लाकर फरहाडो वहीं बेहोश हो जाता है। अब कार्ला उस जेब से चाबी का गुच्छा निकालती है और उस रूम के ताले को खोलने की कोशिश करती है जिसमें एंटोनियो का बेटा कैद था। दरवाजा खोलने के बाद वो वहीं पर एक बड़े चाकू से रस्सी काटने की कोशिश करती है। जब तक वो रस्सी काटकर बच्चे को अपने साथ लेती है तब तक फरहाडो दोबारा होश में आकर वहाँ आ जाता है। वो कार्ला का गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। अभी वो कार्ला को मारने ही वाला था तब तक जॉन पीछे से आकर उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन फरहाडो जॉन को धक्का दे देता है और वो गन वहीं गिर जाती है। जब तक जॉन गन को उठाता फरहाडो फुर्ती से गन को उठाकर जॉन को शूट कर देता है। जॉन वहीं गिर जाता है और इधर कार्ला उस बच्चे को लेकर बाहर निकलती है। फरहाडो पीछे आता है और कार्ला पर गन पॉइंट करता है, लेकिन वो बच्चे को जाने देता है। और फरहाडो कार्ला को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी जॉन दोबारा उठकर आता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। लेकिन फरहाडो अपनी जेब से चाकू निकालता है और चाकू जॉन की पेट में घुसेड़ देता है। अब उसके बाद फरहाडो जॉन को पकड़ लेता है और अपने चाकू से उसका गला काटने ही वाला था तब तक पीछे से कार्ला उसको शूट कर देती है और फरहाडो यहीं मारा जाता है। कार्ला रोते हुए जॉन के पास आती है तो जॉन बोलता है अब घबराओ नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ। तो कार्ला उसे पूछती है तुम्हें तो गोली लगी थी। तो जॉन अपना शर्ट का बटन खोलकर उसे दिखाता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे वो बच गया। और वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो और सैंड्रा एक दूसरे पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन तभी एंटोनियो का बेटा उधर से भागता हुआ आता है। तो सैंड्रा उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो बच्चा उसके हाथों को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब एंटोनियो और सैंड्रा दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाती हैं और एंटोनियो का बेटा भागता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है जहाँ उसे जॉन और कार्ला मिलते हैं। और इधर हम देखते हैं एंटोनियो अपनी गोलियां इधर उधर शूट करके खत्म कर देती है। फिर गन को वो सैंड्रा के सामने फेंकती है और बोलती है कि ये सब अब बस यहीं खत्म करो। तो सैंड्रा गन लेकर बाहर आती है और एंटोनियो उसको अपनी बातों में उलझा कर रखती है। धीरे धीरे पीछे हटती रहती है और सैंड्रा आगे बढ़ती रहती है। तभी अनजाने में सैंड्रा का पैर बम के तार पर पड़ता है और एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। अब एंटोनियो को उसका बेटा मिल जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जॉन को जो अपने पुलिस स्टेशन वापस आता है। तो उसके साथ काम करने वाले सारे लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। और इधर हम देखते हैं एंटोनियो अपने बेटे के साथ पार्क में खेल रही होती है और थोड़ी देर बाद जॉन एंटोनियो के घर रबर प्लांट लेकर आता है और एंटोनियो से बोलता है इसमें ज्यादा पानी मत डालना, नहीं तो ये सूख जाएगा। फिर एंटोनियो जॉन को गले लगा लेती है। तो जॉन बोलता है ये तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज था। एंटोनियो जॉन से बोलती है कि वो अपने बेटे से रोज मिलने जाती है और उसके साथ पार्क में खेलती है। ये सब बातें सुनकर जॉन काफी खुश होता है। तो फिर एंटोनियो उसे बोलती है कि ये बताओ कि असली वजह क्या है यहाँ आने की, तुम्हें पेड़ देने के लिए तो यहाँ आए नहीं होगे। तो एंटोनिया बोलती है कि सैंड्रा की बॉडी नहीं मिली और लगता है वो अपने फादर की तरह ही गायब हो गई। तो जॉन बोलता है कि हमने फरहादो की बेटी की कब्र से सैंपल निकलवाए और जब डीएनए मैच किया तो पता चला वो फरहादो की ही बेटी थी। तो एंटोनिया सोचने लगती है अगर वो फरहादो की बेटी थी तो सैंड्रा किसकी बेटी थी। अब उसके दिमाग के घोड़े चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। वो अपनी इमेजिनेशन में सोचने लगती है जो घटनाएं पास्ट में हुई थी उन सबको कनेक्ट करती है। तो बोलती है जान लेना तो मकसद ही नहीं था, मुझे नींद से जगाने के लिए ये सब प्लान बनाया गया और जाने अनजाने मैं भी उसी के बनाए हुए प्लान के आधार पर चल रही। तभी जॉन एंटोनियो को आवाज लगाता है तो एंटोनियो अपने सोच से बाहर आती है और बोलती है कि हम सब उसके हाथ की कठपुतली हैं। तो जॉन बोलता है किसके। तो एंटोनिया बोलती है मिस्टर व्हाइट के। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।